नमस्कार दोस्तों। मैं आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं लेखक की कहानी लेखक की ज़ुबानी के आज के एपिसोड में। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मैंने ये सीरीज़ शुरू की है जिसमें लेखक, संपादक, कवि और कवर आर्टिस्ट या लेखन की दुनिया से जुड़े हुए अन्य प्रकार के लोगों को मैं यहाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ और ताकि उनसे बात की जा सके। और जो लोग लेखन के बारे में जानना चाहते हैं या उसको समझना चाहते हैं या चाहते हैं कि या ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पे मतलब लेखन की फील्ड में आना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये मैंने शुरू किया है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मुझे मिलते रहते थे और काफ़ी जो नए लेखक हैं वो मुझसे जानना चाहते थे, बहुत सारे प्रश्न होते थे उनके। तो मेरी कोशिश यही है इस सीरीज़ को लेके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल सके। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक लेखक शिवोहम जी को लेके आया हूँ, जिनकी किताब तितलियों के पीछे, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी अभी रिलीज़ हुई है अमेज़ॉन पे। काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है दर्शकों को उसको उस किताब को लेके। तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा, मैं देख रहा हूँ जल्दी से जल्दी हमारे मेहमान जुड़ जाएं हमारे साथ। तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपके भी अगर सवाल हों, आप उनसे कुछ पूछना चाहते हो, आप कुछ समझना चाहते हो या आपने किताब पढ़ी और आपके मन में कोई संशय हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने मेहमान को जोड़ने की। और थोड़ा सा कभी कभी ये तकनीकी मामला हो जाता है। और इस बीच मैं ये बता दूं कि अब ये लेखक की कहानी लेखक की ज़ुबानी के ये जो एपिसोड हैं ये सारे यूट्यूब के मेरे चैनल ऑथर आलोक कुमार पर भी उपलब्ध हैं। तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। हर बार आपको मेरे वॉल पे, मेरे फेसबुक पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधा यूट्यूब पे जा सकते हैं, ऑथर आलोक कुमार अगर आप सर्च करेंगे या लेखक की कहानी लेखक की ज़ुबानी सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे ये जितने भी एपिसोड हैं या और भी कुछ बातें मेरी किताबों से जुड़ी हुई, द चिरकुट से या लाइफ आजकल से जुड़ी हुई, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी एक ही जगह पे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारे मेहमान जैसे ही आ जाते हैं तो मैं उन्हें ले आऊँगा और फिर बातें करेंगे उनसे। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि मैंने इस सीरीज़ में अब तक दो कवि, दो संपादक, एक कवर आर्टिस्ट और कुछ लेखकों को लेके आया हूँ और उनसे बातें की हैं हमने। और इसी तरह से लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग लोगों का मेरा प्रयत्न है कि मैं ऐसे लोगों को इकट्ठा कर सकूं, उनको लेके आऊं, उनसे जानूं और देखते हैं ये सीरीज कहाँ तक सफल होती है। और आप दर्शकों की प्रतिक्रिया क्या रहती है आप मुझे बता सकते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट करके बता सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज तो है ही, वहाँ पे बता सकते हैं। तो देखते हैं अभी हमारे मेहमान जैसे जुड़ते हैं हमारे मेहमान, तो मैं कोशिश करता हूँ। एक मिनट, कि कई बार तकनीकी मामला कुछ हो जाता है और थोड़ी समस्या आ जाती है। और एक और चीज़ कि थोड़ी देर पहले तक यहाँ पे भी लाइट नहीं थी, लेकिन बिजली विभाग की कृपा हुई कि लाइट आ गई और ये शुरू कर दिया मैंने टाइम पे। वरना पता नहीं क्या होता। तो बस यही उम्मीद है कि यही दुआ है कि बीच में लाइट ना चली जाए। और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, हमारे मेहमान जैसे जुड़ते हैं तो हम उनसे अपने प्रश्नों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और एक और चीज़ बता दूं कि कल और परसों भी जो है हमारे साथ लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए एक लेखक और एक कवि जुड़ रहे हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कल और परसों का हमारा ये शो जो है वो शाम को 7 बजे होगा। एक मिनट,
मैंने कहा था कि ये तकनीकी समस्या हो जाती है कई बार। हाँ हाँ, तो बिल्कुल अब हमारे मेहमान आ चुके हैं, तो इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है बहुत ही जल्द जुड़ेंगे। हाँ। आ, नमस्कार शिवोम जी। नमस्कार, नमस्कार आलोक जी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो मैं यही कह रहा था, ये कई बार तकनीकी हो जाता है मामला, और परेशानी हो जाती है ये हाँ, जुड़ने में। हाँ। हाँ, तो इससे एक एक मेरा भी एक पहला अनुभव है। हम्म। नहीं, एक एक दिन तो ऐसा हो गया था कि मुझे तीसरी बार में जाके मैं कनेक्ट कर पाया था। वसीम अकरम जी थे उस दिन हाँ, शायद। हाँ, बस वसीम भाई जी हाँ के साथ जब हाँ हाँ हाँ। तो वो दो बार तो कनेक्ट ही नहीं हो पाए और मुझे डिस्कनेक्ट करके फिर आना पड़ा। तो वही, तब तक मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि आपकी किताब तितलियों के पीछे, अगर अगर मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ तो तितलियों के पीछे है, सही बात है? जी, जी, बिल्कुल सही। हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि शिवम जी की किताब तितलियों के पीछे आई है, और उसको पढ़ें। और एक और चीज मैं कह रहा था कि ये लेखक की कहानी, लेखक की जुबानी के जितने भी एपिसोड हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल ऑथर आलोक कुमार पे भी उपलब्ध हैं। तो वहां पे भी जाके देख सकते हैं, और आज वाला एपिसोड भी वहां पे मिल जाएगा। तो मैं मुझे लगता है कल तक या आज रात तक मैं उसको अपलोड कर दूंगा वहां पे। तो सबसे शिवम जी, सबसे पहले पहले आप हम्म बिल्कुल। आपको आपकी नई पुस्तक के लिए बधाई। और धन्यवाद। ये आपने एक नवोदित ये शुरू किया है, एक मंच दिया है हर किसी को। तो ये एक नया प्रयोग है और मुझे लगता है ये काफी सफल भी हो रहा है। काफी लोग जुड़ भी रहे हैं हमसे। मैं पिछले 3-4 कई सेशंस भी अटेंड किए मैंने। तो ये एक अच्छी पहल है नए नए लोगों के लिए, जो नई वाली हिंदी है विशेषकर। नहीं, कोशिश कोशिश बिल्कुल यही थी, मेरा प्रयत्न यही है कि जो नए लोग हैं हमारे जैसे, वो जुड़े, या जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में। क्योंकि बहुत लोग मेरे से प्रश्न पूछते रहते थे कि ये कैसे करें, किताब कैसे छपवाएं, कैसे लिखें। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा है, इसमें मैं कुछ संपादकों को भी लेके आया, प्रकाशक जो है प्रकाशक लेके आया, या कवर आर्टिस्ट लेके आया। तो कोशिश है कि लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए भिन्न प्रकार के लोगों को लेके आऊं, ताकि सबका अनुभव मिल सके। तो देखते हैं कहाँ तक चलता है। और आप बताइए, बिल्कुल आप कुछ अपने बारे में बताइए। हाँ। हम्म। अपने बारे में कहूँ तो जैसे एक इंजीनियरिंग की है मैंने। और जो एक स्टेब्लिश ट्रुथ हो चुका है इस टाइम की, इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ कर रहा है। वो एक इंजीनियरिंग में जाता है, इंजीनियर बनता है, और उसके बाद उसका इंजीनियरिंग से मोह भंग हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं, अब कुछ और करना चाहिए। वो बड़ी सी हेलो। आ, कुछ कुछ लगता है तकनीकी दिक्कत आ गई है। हाँ, आवाज आ रही आपकी है। आवाज चली गई थी बड़ी सिटी के बाद। हाँ, बड़ी सिटी के बाद चला गया था, अगर कुछ आपने कहा हो तो सुनाई नहीं दिया। आलोक जी, हेलो। अ, रुक रुक के आवाज आ रही क्या मैं जुड़ है। गया हूँ? निशांत भाई, धन्यवाद आप। अभी हाँ, अभी अभी बोलिए कुछ। आ, हम्म हम्म हेलो। हम्म। मैं जुड़ा हूँ। अब हाँ 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 हाँ। तो मैं ये बात कह रहा था कि जो मोह भंग होता है ना, फिर उसमें शिवोम जी, लगता है कुछ वहाँ दिक्कत है। आ, नहीं, इंटरनेट में कुछ समस्या आ रही है। अटक अटक जा रहा है। हाँ,
अभी ठीक है? कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं अभी अभी तो मुझे। हाँ कुछ, हाँ वही तो कुछ अटक जा रहा हमारे है, पास बात यही पूरी नहीं एक हो पा रही साधन है जुड़ने का कोरोना काल में। है। और आजकल लोड भी ज्यादा हो रखा है नेटवर्क पर। हम्म, बिल्कुल। तो जी जी, मैं कह रहा था ना कि आत्म अनुसंधान के उस दौर में ना इंसान बहुत बहुत लोगों ने, मेरे बहुत से मित्र हैं जिन्होंने बहुत अच्छा, किसी ने स्केचिंग शुरू की, किसी ने पेंटिंग शुरू की। तो मैं काफी भटका। मैं पहले सोचा कि कुछ स्विच ओवर करते हैं एक प्राइवेट कंपनी से, चलो गवर्नमेंट जॉब में आते हैं। फिर वहां एक जॉब सेटिस्फैक्शन वाला जो टैग था, उसको सर्च करते करते काफी आगे आए। फिर पता चला नहीं, ये सारी चीजें वो हैं आपके अंदर, जो कला है या जो हॉबी है, उसको जब आप जिएंगे वो आपको रियल हैप्पीनेस देगी। तो ऐसे ही लेखन का दौर स्टार्ट हुआ, तो जो चल रहा है। नहीं, ये तो मैं भी कहता हूँ कई बार कि एक इंजीनियर जो है वो सब कुछ कर सकता है। हमारे जी कॉलेज जी। में, हाँ हमारे कॉलेज में ये बात होती थी कि अब इंजीनियरिंग कर रहे हो तो अब तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी भी फील्ड में जा सकते हो। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, और हाँ, अब देखिए हाँ आजकल क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आखिरी काम वो तो इंजीनियरिंग करता है, उससे पहले वो सब कुछ कर डालता है। उससे पहले सब कुछ कर लेते हैं, सही बात। तो वो जो दौर होता है, वो 4 साल जो होते हैं इंजीनियरिंग के, वो अब उसके बारे में कितनी बात की जाएगी, मुझे लगता है समय कम पड़ जाएगा। कम पड़ जाए जी। हाँ, तो शायद शायद आपके वहाँ नेटवर्क की थोड़ी सी समस्या अभी भी है। चलिए देखते हैं कैसे आगे बढ़ता है। हाँ, हाँ, ये थोड़ा यहाँ हिली टेरेन है ना, तो नेटवर्क इश्यूज रहते हैं। हम्म। चलिए देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये अपनी अपनी किताब के बारे में बताइए कि ये तितलियों के पीछे, जो इसका टाइटल है, इसको मतलब इसके पीछे की कुछ कहानी या फिर वो किताब किस बारे में है, अगर ये कुछ बता सके तो बेहतर होगा हमारे दर्शकों के लिए। जी, एक्चुअली तितलियों के पीछे एक बचपन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है, उपन्यास है। तितली, मुझे जब बचपन को डिपिक्ट करना था, तो मुझे तितली से अच्छा शब्द मिल नहीं रहा था। कि बचपन, एक्चुअली तितलियों के पीछे अगर कोई है तो वो बचपन है। और बचपन है, हाँ। बाकी हम कट जाते हैं कुछ से। क्योंकि मेरा जो बचपन बीता वो एक ग्रामीण परिवेश में बीता, और हम नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए वहां से कट के शहर तक आए। तो एक मुझे लगता है ये आखिरी पीढ़ी है। अगली पीढ़ी शहर में ही पैदा हो रही है और शहर में ही जिएगी, तो उसे वो बिल्कुल। गांव पता नहीं होगा। आवाज आपकी अभी भी नहीं आ रही है। हाँ। आपकी आपकी आवाज चली जा रही है बीच बीच में, आप क्या करें। हाँ, बहुत बहुत समस्या लग रही है शायद। तो, तो क्या कर, हाँ, क्या कर सकते हैं। मैं बोलता गया। खैर, मतलब एक वो जो गांव की रचनात्मक ऊर्जा होती है ना, वो हमें शहर हम्म में जिलाए रखती है, जहां तक मैं हम्म महसूस कर पाता हूँ। हम यहाँ की भाग दौड़ सिटी लाइफ से जब उबते हैं, तो वो जो थॉट होते हैं, जो थॉट प्रोसेस होते हैं, वो गांव जो होता है, वो बगीचा, वो पेड़, वो गुल्ली डंडा, तो वो उसकी जो यादें होती हैं वो आपको और ऊर्जा भरती हैं। तो मैंने जब भी बैठा, मुझे तो सबसे पहले मुझे वही ख्याल आते थे। तो मैंने कहा ये गांव को उतारना कागजों पर, ये मेरे लिए बहुत आवश्यक हो गया अंदर से। मैंने लिखा, और जो लिखकर निकला वो था तितलियों के पीछे। तितलियों के पीछे। नहीं, सही बात है। बचपन, वो आपने सही कहा कि तितलियों के पीछे जो होता है वो बचपन ही होता है। तो बहुत सही बात कही है। हाँ, नेटवर्क नेटवर्क ठीक है। तो हेलो। मुझे पता भी नहीं चल पा रहा कि मैं कनेक्टेड हूं या नहीं, कहीं मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। वही वही दिक्कत हो जाती है कभी कभी, क्योंकि क्योंकि मुझे जो आपका वीडियो दिख रहा है वो थोड़ा रुक रुक के आ रहा है। तो चलिए, ऑडियो ऑडियो अगर सही रहे तो भी काम चल जाएगा।
तो देखते ये बताइए कि जब आप इंजीनियरिंग में थे या इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उसी जी वक्त से कुछ ये पढ़ने लिखने का शौक लगा था या उसके बाद ये कुछ हुआ? देखिए, लिखने की जहां तक बात है तो वो मैं काफी पहले से थोड़ी बहुत जो कविताएं होती हैं जिसमें वो राइमिंग सेट करने का पैटर्न चलता है ना, वो खुद को अच्छा बताने के लिए, तो वो चलता रहा। और हम्म। वो धीरे धीरे लोग थोड़ा अच्छा बताते रहे, दोस्त कहते अच्छा लिख रहे हो, कुछ और लिखो। तो वो चलते चलते मैंने कविताएं लिखी। मेरा एक कविता संग्रह भी आया था 1 साल पहले लगभग, उड़न छू। आपको नहीं है वो, पता होगा। हाँ, उसके बारे में नहीं वो पता है मुझे तो। हाँ, हम्म। तो ये कविता संग्रह भी आया था। एक्चुअली कविता क्या होती है, जब इंसान के अंदर भावना प्रबल होती है और विचार विचार से अधिक भावना होती है, तो वो कविता बन जाती है। और जब विचार भावना पर हावी होता है तो वो गद्य का रूप ले लेता है। तो एक व्यक्ति के साथ भी और साहित्य के साथ भी ऐसा ही विकास हुआ है। किसी भी साहित्य में सबसे पहले कविता आई, उसके बाद गद्य आया, उसके बाद विचार प्रधान हुआ और कहानी, उपन्यास, तमाम चीजें आई। जबकि वही वही व्यक्तिगत स्तर पे भी होता है। ज्यादातर कि इंसान पहले कविता लिखता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो गद्य पर आता है। बिल्कुल। तो मैं माफी चाहूंगा कि मुझे पता नहीं था कि आप कवि भी हैं। तो हाँ। अगर ये अमन सिंह जी प्रणाम कह रहे हैं, तो नमस्कार अमन सिंह जी, आप जुड़े हैं हमारे साथ। प्रणाम प्रणाम अमन अ, सिंह। हम्म, ये वो अगर कोई कविता, कोई दो पंक्तियां कुछ अगर आप सुना सके हमें, तो क्योंकि मुझे पता नहीं था तो मैंने लिख दिया होता कि भाई, या मैंने इंट्रो में भी बताया होता कि कवि और लेखक दोनों आए हैं। तो अगर कुछ अच्छा, आप सुना सकते तो। कविता। देखिए, कविता शुरू की जो कविताएं होती है ना, वो प्रेम की कविताएं होती हैं। जब हम्म। कविता करना इंसान शुरू कर, एक दौर होता है ना, तो पहला पहला प्यार होता है इंसान को, एक रूहानियत होती है, और एक मतलब अलग ही मजा रहता है वो, बिल्कुल कि बिल्कुल बारिश हो बिल्कुल रही है, बिल्कुल कैसा भी मौसम हो, वो इंसान अपने ही ख्वाबों में रहता है। तो वो बिल्कुल। दौर होता है, कविता अंदर से आती है, वो प्रेम की कविता होती है। परंतु जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, वो सीखता है कि नहीं, और भी बहुत से तथ्य जुड़ते हैं, तब वो कविता और गंभीर होती है। उसमें चिंतन जुड़ता है, सामाजिक चिंतन, और मतलब व्यक्तिगत बहुत सी परेशानियां होती हैं, वो जन चेतना, जन सामान्य की परेशानियां जुड़ती हैं। तो मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। जो शुरू की प्रेम की कविताएं हैं, कि बिल्कुल। कविता है, जी चाहता है, कभी अपनी हंसी पर भी आता है गुस्सा, कभी सारे जहां को हंसाने को जी चाहता है, और कभी छुपा लेते हैं गम को दिल के किसी कोने में, कभी किसी को सब कुछ बताने को जी चाहता है। अच्छा, अच्छा, वाह। कभी ठीक है। कभी रोता नहीं दिल टूटने पर भी, और कभी बस यूं ही आंसू बहाने को जी चाहता है, कभी हंसी सी आ जाती है भीगी यादों में, तो कभी सब कुछ भुलाने को जी चाहता है। कभी बहुत अच्छा सा लगता है आजाद उड़ना कहीं, और कभी किसी अनजान बंधन में बंध जाने को जी चाहता है, और कभी सोचते हैं कि कुछ नया हो इस जिंदगी में, और कभी बस यूं ही जिए जाने को जी चाहता है। ये चाहता है, वाह। क्या क्या बात है। तो, अ, हम्म। बिल्कुल आपको हाँ, मुझे आपको एज ए कवि लेके आना चाहिए था। और अगर अगर धन्यवाद अगर धन्यवाद। ये लेखक की कहानी, लेखक की जुबानी अगर लंबा चला, तो किसी दिन आपको और एक दो अपने और साथी हैं, सबको एज ए कवि लेके आऊंगा। जी, और मैं कल मेरा कवि। यही कहने वाला था हम्म, कि बेहतर रहेगा कि हम किसी हम्म, टॉपिक पर, किसी इशू पर एक साथ जुड़ें। हम्म, हम्म, जैसे हम्म। कौशलेंद्र जी हुए, नमस्कार भी बोल रहे हैं ये। हाँ, तो ये एक कौशलेंद्र जी सबसे पहले मेहमान थे मेरे इस सीरीज के। तो हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो नमस्कार भाई, आप जुड़े हैं। तो नहीं, कल कल वही मैं कह रहा था, कल कविश टंडन जी जुड़े थे।
तो वसीम भाई ने कहा कि कुछ मुशायरा करेंगे, कुछ करेंगे, जूम पे जुड़ेंगे सब लोग। तो जी, जी, बढ़िया है। अभी बहुत अभी तीन तीन चार कवि हो गए मेरे पास। तो देखते हैं, वो जूम वाला सेटअप अगर मेरा तैयार हो जाए तो बिल्कुल उसको उस वो भी करेंगे कभी, इसी सीरीज में उसको भी लेके आएंगे। जी, जी, जी। शिवम, हाँ शिवम जी, एक चीज और, हाँ एक और चीज मैं बता दूं ये कौशलेंद्र भाई के बारे में, कि जो मैंने बताया कि ये पहले पहले एपिसोड में कौशलेंद्र भाई जुड़े थे मेरे साथ, और इन्होंने ही आपकी किताब का जिक्र किया था। इन्होंने यहाँ अच्छा। तक कि दो पंक्तियां भी, हाँ दो पंक्तियां भी इन्होंने पढ़ के सुनाई थी। और इन्होंने कहा कि मतलब इतना बढ़िया लिखा है। और उसके बाद ही मैंने कहा कि चलिए मैं फिर कोशिश करता हूँ, फिर मैंने आपसे संपर्क किया और लेके आया। जी, जी। तो हाँ, ये आपकी किताब के बारे में उन्होंने ही तो, अ, तो मतलब पहले एपिसोड में ही मुझे कौशलेंद्र जी से और आपसे दोनों से जान पहचान हो गई थी। और हो गई थी। हाँ, 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 इन्होंने बताया कि क्या बढ़िया लिखा है, आजकल वो पढ़ रहे हैं आपकी किताब। और हाँ, शिवम जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके पसंदीदा लेखक कौन है, या फिर आपकी पसंदीदा किताब या कुछ भी। किताब एक्चुअली जो भी मिलता है मैं पढ़ जाता हूँ। और मैंने जितना पढ़ा है, मैं सबसे कुछ न कुछ सीखता हूँ, क्योंकि सब कोई भी लेखक है, उसने ऐसा कचरे का डब्बा जो बोल देते हैं लोग अक्सर कि ये तो कूड़ा है, ये तो खराब किताब है, ऐसा होता नहीं। हाँ, आप आपके मानक अलग हो सकते हैं, आप किसी मानक पे तय करेंगे तो कोई भी एक रिलेटिव कंसेप्ट में अबव भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। परंतु हर किताब अपने आप में कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ कहती है, इसलिए वो छपी है और इसीलिए शायद वो लिखी भी गई। हाँ, अब इसकी बात आई कि आपको क्या पसंद है, उस हिसाब से अब मैं कल वसीम भाई के साथ आपका एपिसोड देख रहा था, जिसमें लोग कह देते हैं कि ये किताब तो बेकार है, इसमें कुछ खास नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने पढ़ा भी नहीं। और एक एक मन बना रखा है, जो कि आजकल एक दौर भी चल रहा है, नई वाली हिंदी और पुरानी वाली हिंदी के बीच में। हम्म, वो उनको कह रहे हैं और वो उनको एक द्वंद चल रहा है, वाक युद्ध सब चल रहा टाइप का। है। तो ऐसा है हाँ, नहीं, हर समय के पास कुछ ना कुछ देने के लिए होता है। पहले भी जिस उस समय के पास कुछ न कुछ था, और हमारे समय के लिए भी है, इस जन सामान्य को, जनता को कुछ न कुछ देने के लिए। तो मैंने ज्यादातर किताबें एक दौर के पहले की पढ़ी हैं, जैसे कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान हुई, राग दरबारी हुई श्रीलाल शुक्ल जी की, चित्रलेखा हुई भगवती शरण वर्मा की। ये मतलब ये तो बिल्कुल टॉप 10 बुक्स ये हैं। हाँ, ये तो हाँ, हाँ, ये तो मतलब ये सबने, तो हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने जो हाल फिलहाल किताब पढ़ी वो थी चंदन पांडे की वैधानिक गल्प। वो आज के दौर की मुझे लगता है कि बहुत बहुत बेहतरीन एक भाषा शैली, कथ्य कथानक, किसी को भी लें आप तो एक बहुत अच्छी रचना है। मैं कहूंगा कि पढ़ना चाहिए, सीखने के लिए भी, एक लेखक के लिए भी, एक पाठक के लिए भी। और उनकी पहली किताब है, शायद पहली किताब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आपने कहा कि जो कह देते हैं बिना पढ़े, कह देते हैं, तो ये मैंने ही कहा था, वसीम भाई से भी कहा था कि मेरी किताब को लेके कहीं पे हाँ, प्रतिक्रिया आई है कि ये क्या लिखा है, ये साहित्य के नाम पे क्या लिख रहे हैं लोग। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी किताब कूड़ा तो नहीं होती है, और अगर कूड़ा भी हो तो भी मुझे लगता है कि चंडीगढ़ में उसी कूड़े से ही कोई बढ़िया गार्डन बना दिया गया है। क्या, अभी नहीं, हाँ बिल्कुल। काफी पहले। तो, देखिए, तो अगर ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे लोग भी देखिए समाज में आवश्यक है, हर प्रकार के लोग। और ये एक निंदक नियरे राखिए वाली बात है, आप इनसे सीखिए। बिल्कुल अब बिल्कुल। कोरोना काल में तो नियरे राखिए भी शायद उसको एडिट करने की जरूरत है। तो तो, कहीं ना कहीं फेसबुक मीडिया से इनसे सीखते रहिए, बहुत जरूरी है ये। हमें नहीं आत्मावलोकन के लिए ये प्रेरित करते हैं कि नहीं ठीक है, नहीं नहीं, सही कुछ और हाँ, करना नहीं है। सही बात। मुझे मुझे तो यही लग रहा है कि मेरी जो किताब का जो टाइटल मैंने लाइफ आजकल रखा है, तो शायद उन्हें लाइफ आजकल नहीं पसंद आया हो कि ये नाम आपने बढ़िया नहीं लिखा है। तो कोशिश रहेगी अगर अगली किताब कोई मैं ऐसी लिखूं जिसका नाम एकदम कुछ दार्शनिक टाइप का कुछ सोच के रखूंगा,
तो देखते हैं तब शायद ऐसे प्री प्री ऑर्डर में ऐसे कोई ना कह दे कि भाई ये खराब किताब है। कम से कम नाम से तो पहचान के नहीं पता चलेगा। तो देखेंगे अगली किताब में क्या होता है। और आपके पसंदीदा लेखक कौन है? ये जो आपने दो चार किताबें बताई, कोई ऐसा लेखक जिसकी लेखनी आपको बहुत पसंद हो, आज के दौर का है या पुराना, कोई भी लेखक, और जी जो आपको बहुत पसंद आता है? श्रीलाल श्रीलाल शुक्ल को अगर आपने पढ़ा हो तो उनकी जो व्यंग्यात्मक शैली है, जिस तरह वो हम्म। एक कहानी कहते हुए हल्का फुल्का व्यंग करते हुए पूरा कथानक लिखते हैं, और उनकी जो बेसिकली कहने की क्षमता हुई, श्रीलाल शुक्ल जी बहुत, मतलब मैं उनसे इंस्पायर भी होता हूँ, और कहीं ना कहीं ऐसा खोज भी करता हूँ कि ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा अंदर से आए। पर ऐसा ये तो नहीं सत्य है कि कोई नस्लाल शुक्ल बन सकता है। वो आपको अपना रास्ता खुद तय करना होता है। खुद हर तय किसी कर। की मंजिल अलग है। हाँ, लेकिन नहीं तो सीखा जा सकता हाँ, है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तितलियों के पीछे में कुछ ऐसा कुछ किया है आपने? कुछ ऐसा है कुछ? नहीं, 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 ये तितलियों के पीछे तो इसका पृष्ठभूमि ही बिल्कुल अलग थी। अलग और है। हाँ। थोड़ा मैं व्यंग व्यंग डालने की कोशिश की है। हम्म। मतलब ये कहानी एक्चुअली एक बचपन बचपन कह रहा है, बचपन हम्म। सुना रहा है अपनी कहानी। कहानी के हम्म। दो पात्र हैं, और उन पात्रों के माध्यम से कई घटनाएं हैं, वो घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। कि बाग की कहानी है, मिट्टी के खिलौने बनाने की कहानी है, वो पहला छोटा सा पौधा रोपने की कहानी है, और वो दादी नानी की कहानियों की कहानी है। मतलब आप एक अपने, अगर आपने वो ग्रामीण दौर जिया हुआ है तो आपको याद बिल्कुल। ताजा हो जाए। बिल्कुल। ये नहीं, कौशलेंद्र भाई ने भी यही कहा था कि आज के दौर में ऐसी कहानियां कौन लिखता है। तो तो उनकी भी पहली प्रतिक्रिया यही थी। और अगर मैं कौशलेंद्र भाई अभी भी जुड़े कहता हूँ हुए हैं। हाँ। हम्म। आजकल के दौर बोलो। में हर प्रकार की कहानियां मिल रही हैं, क्योंकि एक जो हम्म। विकेंद्रीकरण हुआ है कि लेखक हम्म। 10-4 नहीं रह गए हैं कि ये 10-4 हम्म। ही लिखेंगे। क्योंकि हम्म। 10-4 ने जो देखा है वो 10-4 टाइप का ही समाज देखा है। आज हर कोई लिख सकता है, और हर भारत बहुत ही विविध प्रकार का देश है। हर किसी के हर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, वो ऑब्जर्वेशन के बाद चली गई थी। हर किसी का ऑब्जर्वेशन, हर किसी का नजरिया अ, अलग है। और इससे क्या एक बेहतर, हमारे पास बहुत प्रकार की कहानियां हैं, और बहुत प्रकार के कथानक हैं, बहुत प्रकार की शैली है। और इससे मैं सोचता हूँ कि साहित्य का विकास हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि कुछ भी लिखा जा रहा है, वो कहाँ से जस्टिफाइड हो रहा है? हमारे पास आप जो जो उठाना चाहिए आप उठाइए। हर तरह की किताबें हैं, मोटिवेशनल किताब, और एक नहीं, मतलब एक ही दौर की किताब नहीं है, एक ही सेटअप पे बनी हुई है। वो आप, मैं कई किताब, आप हिंदी में प्रकाशन की कई कितनी कोई भी किताब उठाइए, हर किताब अपने आप में अलग है। तो ऐसा टाइप कास्टेड नहीं है कि इस टाइप की ही किताब चलेगी, या एक होगा कि भाई दार्शनिक किताब ही चल रही है, या एक कैटेगराइज कर दिया जा रहा है कि नहीं भाई अब ये वाला नहीं चलेगा, वो वाला नहीं चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बिल्कुल पाठक वक्त तैयार हुआ है, वो सब कुछ लेने को तैयार है, सब कुछ पढ़ने को तैयार है। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम दे भी रहे हैं। नहीं वो, हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, एक्सपेरिमेंट करना तो बहुत जरूरी है। और अलग 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 लेखकों को लेके आए, जो अलग तरह का लिखते हैं, अलग तरह का सोचते हैं। तभी साहित्य भी आगे बढ़ेगा। नहीं तो कब तक जी, वही जी। एक ही तरह की चीज लिखते रहेंगे। और वो पता नहीं कितने दिन चलेगा जब तक एक ही तरह का हर लिखते रहेंगे। हम्म। हर व्यक्ति तो अपने आप में एक कहानी है। कम से कम बिल्कुल एक कहानी तो है ही उसके पास, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसको जिसको वो अच्छे से लिख सकता है। बस थोड़ा हम्म। मतलब उसकी जरूरत है। बाकी आप ऑब्जर्व करिए, देखिए, नहीं समझिए। नहीं, दिव्य प्रकाश दुबे जी का शायद कथन है, मुझे अगर पूरा याद ना हो तो मैं उनसे माफी चाहूंगा। और उन्होंने उन्होंने कहीं कहा था शायद
कि अगर हर इंसान एक कहानी तो लिख ही सकता है, एक किताब तो लिख ही सकता है जो उसकी जिंदगी की किताब होगी, और अगर वो इतना भी नहीं लिख सकता है तो फिर वो मर ही जाए, फिर मतलब उसने किया क्या जीवन में। तो वो फिर से जीना शुरू करे, और कम से कम इतना तो जिए कि एक किताब तो लिखे। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लिख नहीं सकते तो किसी को पकड़ के सुना डालिए, किसी लेखक को जो सुना लिखता डालिए, हो। बिल्कुल वो लिख तो देगा, वो लिख देगा, सही बात है। वो हाँ, लिख हम देगा। जैसे, हाँ, हम जैसे लोग हैं, हमें आके बता दें, हम कहानी लिख देंगे। तो हम तलाश में हैं। बशर्ते बिल्कुल। तो ये सौरभ अवस्थी जी ने कहा है कि आपकी पहली बुक बहुत अच्छी लगी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है। आ, ये सौरभ जी हमारे मित्र हैं। इनको मैं बताना चाहूंगा कि ये देखिए, जीवन में यथार्थ जो होता है दो दो प्रकार का होता है। एक होता है भोगा हुआ यथार्थ, मतलब जो इंसान होकर गुजरता है, जो हम्म, फील करता है वो, और वो लिखता है। हम्म, चूंकि ये सीमित होता है, आप सब कुछ ना देख सकते हैं, ना सब कुछ आपसे होकर गुजर सकता है। दूसरा होता है देखा हुआ यथार्थ, जो आपने यथार्थ देखा है, आप उससे जिए नहीं है, परंतु आपने उसको अनुभव किया है किसी न किसी रूप में। तो उस वो थोड़ा हमारे जो सिस्टम का वो सराउंडिंग है वो बढ़ा देता है, लेखन उसको। तो ये मेरी कहानी जो है ये इन्हीं दोनों के बीच की है। वो भोगा हुआ यथार्थ और देखा हुआ यथार्थ के बीच की कहानी है। और ऐसे ही ये ऐसे ही बनी। बिल्कुल। खैर ये हमारे आसपास से ही निकलती है। एक मिनट में फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगा, कनेक्शन शायद कट हो गया। हम्म, मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे मेहमान शिवोम जी जुड़े हमसे, और ये कभी कभी समस्या हो जाती है। तो शिवोम जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, एक मिनट में मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, अभी अभी आ जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये बहुत सही बात कह रहे थे कि जो कहानियां हैं हमारे बीच से ही निकलती हैं, और जो देखा हुआ यथार्थ और भोगा हुआ यथार्थ है, उन्हीं के उसी के बीच की कोई कहानी है, तितलियों के पीछे। तो बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बात करके, और थोड़ी सी ये तकनीकी समस्या कोरोना काल में, तो खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो इतना तो। आ, नमस्कार सर, बीच में चले गए थे। अरे, तो नेटवर्क में बहुत इश्यूज हो रहा है। चलिए, ये तो वही मैं कह रहा था अपने दर्शकों से कि कोरोना काल में इतना तो झेलना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। नहीं तो अगर ये पहले का, हाँ, पहले का अगर ये टाइम होता तो हम आमने सामने बैठे होते, और बातें चल रही होती। तो क्या करें, खैर अब यही नया। हम्म, परिभाषाएं बदल चुकी हैं। हम्म। तो अब यही नया नॉर्मल है, तो थोड़ा डिस्कनेक्ट कनेक्ट ये सब तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं। तो आप, मैं वही कह रहा था कि आपकी जो कहानी है वो यथार्थ, जो दो तरह के होते हैं, देखा हुआ और भोगा हुआ, उसके बीच की कहानी है। तो मुझे उम्मीद है कि सौरभ जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और शिवम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कुछ किस जोनर की किताबें पढ़ते हैं, कुछ खास ऐसा है कि आपको इस जोनर की किताबें ज्यादा पसंद आती हैं, या आप सब कुछ पढ़ लेते हैं एक लेखक होने के नाते। नहीं, फिक्शनल किताबें पढ़ता हूँ। हम्म, नॉन फिक्शन मुझे उतना रास आता नहीं है। हम्म, किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी, या फिर मैंने कुछ पढ़ी भी हैं जैसे महात्मा गांधी, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला। बट ज्यादातर नॉन फिक्शन किताबें अच्छी लगती हैं। अच्छी लगती है। बिल्कुल। उपन्यास, कहानी संग्रह। हम्म, और ये अच्छा, कहानी संग्रह भी पढ़ते हैं आप? जी, कहानियां
कहानी संग्रह मुझे इसलिए विशेषकर ज्यादा अच्छी लगती है। उपन्यास एक लंबे समय तक एक ही कहानी, कहानी संग्रह में आपको एक छोटे में काफी कई फ्लेवर्स मिल जाते हैं, तरह तरह की, जैसे 9-10 कहानियों का एक गुलदस्ता जैसा लगता है, जिसमें कई फूल हैं, और एक अच्छा सा व्यू दे जाता है, अच्छा सा ब्रेन को अच्छी फीडिंग मिल जाती है उससे। नहीं, बिल्कुल यही सोच के मैंने कोशिश की थी कि पहले उपन्यास के बाद एक कहानी संग्रह आ जाए, जिसमें जो कई तरह की कहानियां मेरे जहन में चलती रहती थी और जिनको मैं उपन्यास नहीं बना पाया, तो वो अलग अलग कहानियां जो है वो कहानी संग्रह बन गई। तो अब देखते हैं दर्शक, हाँ, दर्शकों इच्छा को। में है, अब तक कब तक हमें प्राप्त होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि हमारी कोशिश पूरी है कि 1 अगस्त से हम डिलीवरी शुरू कर दें। तो देखते हैं, हाँ, अगर हाँ कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड ना हो जाए, मतलब लॉकडाउन ही हो गया या और कुछ हो गया तो वो अलग बात है, बट कोशिश पूरी है कि अगस्त लॉकडाउन में का दौर है। किताब तो अगस्त में मिलने लगेगा। अच्छा, एक एक प्रश्न और मैं पूछ रहा था कि क्या आप रोज लिखते हैं? रोज एक फिक्स आपका टाइम है कि इतने बजे से इतने बजे तक लिखना है, या इतना लिखना है, या इतना पढ़ना है, इस तरह का कुछ है? आप लेखक हैं तो बखूबी समझते होंगे कि रोज लिखना तो नहीं हो पाता। नहीं हो हाँ, पाता, सोचते जरूर है, बिल्कुल सोचते बिल्कुल जरूर है कि बिल्कुल। लिखेंगे, है। लेकिन ये तमाम और भी जीवन के जुड़े हुए प्रसंग हैं, जिनको समय देना होता है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं लिखूं नहीं तो मैं पढ़ लूं कुछ, हम्म। कम से कम 2 पेज 4 पेज, हम्म। किसी कोई ना कोई नॉवेल मेरी चलती रहती है। अभी हाल ही में मैं मानव कौल का चलता फिरता प्रेत पढ़ रहा हूँ, अभी उन्होंने लिखी है। हाँ हाँ। तो तो पढ़ने की मेरी कोशिश रहती है। बिल्कुल। नहीं, ये प्रश्न तो मैं अपने हर मेहमान से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी रोज नहीं लिख पाता हूँ। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ये प्रश्न मेरा प्रश्न है, मेरे लिए है कि मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सिर्फ मैं ही ऐसा अकेला तो नहीं हूँ कि जिससे ना रोज ना, नहीं मुझे लिखा जा लगता है ये सबके साथ रहता हूँ। रहा है। और तो लेखन इतना मैन्युफैक्चर्ड भी नहीं है कि आपने सोचा और आप लिख लें। मतलब ये बिल्कुल अन्य किसी कार्य की तरह नहीं, ये भीतर से आना चाहिए आना कि चाहिए, आज, बिल्कुल। हाँ। और जब आएगा तो आप घंटों 2 घंटों लिख डालेंगे, आपको तब समय का तब पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, कभी 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 ऐसा होता है कि मतलब लिखे जा रहे हैं, पन्ने दर पन्ने भरते चले जा रहे हैं, और और वो, हाँ, कोई उस कोई समय ये याद भी नहीं रहता कि लिख क्या रहे हैं, लिख रहे हैं बस। बस बस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। सही बात है। अच्छा, आप अभी नौकरी में हैं शायद, जहां तक मुझे अंदाजा है। अ, तो ये नौकरी और लेखन का जो तालमेल कैसे बैठाते हैं आप? इसको कैसे देखते हैं, क्या करते हैं? देखिए, मैं जब आप हिंदी की किताबें होती थी हमारी, जो टेक्स्ट बुक होती थी, उसमें जो लेखक परिचय होता था शुरू में, उसमें अक्सर ये लाइन मैंने पढ़ी है कि ये इन्होंने मतलब नौकरी त्याग कर स्वतंत्र लेखन में कूद पड़े। हम्म 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 प्रेमचंद भी थे और बहुत से ऐसे बड़े बड़े लेखक थे। हम्म तो हम्म नौकरी में होने के नाते ये व्यवधान महसूस करते हैं, और हर कोई करता है कि अगर नौकरी ना होती तो हम और लिख सकते, ज्यादा लिख सकते। और देखिए, हिंदी साहित्य के साथ अभी वो स्थिति नहीं आई है कि व्यक्ति स्वतंत्र लेखन में पूरी तरह इस तरह जुड़ सके कि वो अपना आर्थिक पक्ष भी पूरी तरह मैनेज कर सके। तो लेकिन ऐसा हो रहा है। नीलोत्पल मृणाल जी हैं, वो पूरी तरह इस समय लेखन में ही हैं, लेखन में और हुआ वो है, ये बिल्कुल। बहुत अच्छे से कहते भी हैं और कर भी रहे हैं। तो ये साहित्य का एक गोल्डन दौर कहा जा सकता है कि उसकी शुरुआत हो रही है, जहां हिंदी साहित्य में लेखक केवल लिख कर न सिर्फ अपना पेट पाल सकता है, बल्कि अपनी पारिवारिक और और जो अन्य जिम्मेदारियां हैं छोटी मोटी, निभा सकता है। तो हम उस दौर में हैं और हम कर रहे हैं। अगर कभी ऐसा अचीव होता दिखेगा तो हम पूरी तरह लेखन में उतरेंगे। परंतु अभी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं आया। प्रश्न का उत्तर यह है कि मैनेज कुछ इस तरह होता है कि सोचते हैं कि सुबह लिखेंगे, सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करते हैं, कभी लगते हैं शाम को। बट अगर आपके अंदर है लिखने का, तो मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं से समय निकाल लेंगे, निकाल कहीं लेते से वो समय चुरा लेंगे।
नहीं तो ऑफिस में बैठ के ही लिख लेंगे। मैंने तो कई बिल्कुल कविताएं ऑफिस में ही लिखाई। बिल्कुल बिल्कुल, लंच टाइम में थोड़ा सा 5-10 मिनट में चलो कुछ मन में आया तो लिख लिया। सही बात है। हाँ, वो लिखने का जुनून, जी। जुनून होना चाहिए। और ये प्रश्न मैं इसलिए पूछता हूँ कि कई लोग जो नौकरी पेशा हैं और लिखने का उनके अंदर थोड़ा बहुत जो कहते हैं कि कुलबुलाहट होती रहती है। तो मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ लेता हूँ कि उन्हें उन्हें भी लगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही नौकरी में है और उनको वक्त नहीं मिल पा रहा है नौकरी की वजह से, इसलिए वो लिख नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें पता लगे कि हम सब लोग नौकरी में रहते हुए ही लिख रहे हैं। तो बस उन्हें जरूरत है थोड़ा सा अपना टाइम इधर उधर करके एडजस्ट करके जैसे भी करके, और वो थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो वो भी लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, टाइम उसी में से जी। निकालिए। हम लोग, हाँ, हम लोग सब लोग उसी में से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चुरा लेते हैं टाइम 24 घंटे में से। तो मुझे मुझे लगता है दोनों को अलग अलग रखिए आप। हम्म नौकरी आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रही है, इससे ज्यादा उसका कोई उद्देश्य है नहीं। हम्म और लेखन वो सब कुछ है जिसके लिए, मतलब मैं अपनी बात करूं तो लेखन वो जीवन है जिसमें मैं अपने आप को उतारता हूँ, किसी और को उतारता हूँ, अपनी जिंदगी के मायने ढूंढता हूँ। किसी के लिए कुछ करने का रहता है कि मैं, जब विवशता होती है, एक लेखक का क्या दौर होता है, वो कुछ देखता है, कुछ समझता है, पर वो कर क्या सकता है। जब अपने अंदर आप अनुसंधान करेंगे तो आप लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो एक सामाजिक जिम्मेवारी जो होती है वो लेखन से पूरी होती दिखती है, जो नौकरी में कहीं ना कहीं छूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी, हाँ, इसी बात को खैर आपने आपने शुरू किया था, लेकिन प्रश्न कुछ और था। तो हिंदी लेखन का क्या भविष्य देखते हैं आप? हिंदी, हिंदी लेखन, जैसे मैंने अभी आपको बताया हाँ, कि इसीलिए, हाँ, इससे 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 बेहतर क्या हो सकता है कि आज कोई लेखक पूरी तरह लेखन, जैसे हम हमेशा सुनते थे इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य या अन्य भाषाओं के साहित्य में हम्म, लेखन एक, मतलब इंडिपेंडेंट वो है, ऑक्यूपेशन है, लोग लेखक लेखक होते हैं। परंतु हिंदी साहित्य का क्या होता है, आप पार्ट टाइम लेखक हैं, फुल टाइम आप कुछ और है। बिल्कुल तो एक ये भविष्य अब और निखर कर सामने आने वाला है कि लोग पूरी तरह लेखन में उतर रहे हैं। और हमारा एक जो बेस पाठक वर्ग, प्रकाशन जो तय हुआ है, जो इस तरह की मंच प्रोवाइड कर रहा है, ये काबिले तारीफ है। नहीं, हाँ, बिल्कुल सही बात कही है आपने। तो इसमें इसमें प्रकाशक की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम जैसे लोगों को, हम जी। जैसे नए लोगों को लेके आते हैं, मौका देते हैं। तो हाँ, तो इसीलिए मैंने मैंने अपनी सीरीज में दो प्रकाशकों को भी लेके आया था। उनसे भी बात की थी कि आखिर आखिर उनके हाँ विचार क्या हाँ। हैं। वो, क्योंकि बहुत जरूरी है, हिंदी हिंदी लेखन या कोई भी लेखन, प्रकाशक के बिना तो लेखन की बात हो ही नहीं सकती। मतलब हम लिख सकते हैं पर वो पढ़ने के लिए तो मिलेगा ही नहीं जब तक प्रकाशक नहीं मिलेगा। हाँ, तो पाठक तक वो प्रकाशन के हाँ, द्वारा ही पहुंचेगा। वहीं से पहुंचता है। तो इसीलिए मैं उन लोगों को भी लेके आया था, बातें की थी उनसे, जानने की कोशिश की थी। और जी। अब मुझे लगता है कि जो जिस उद्देश्य को लेके मैंने ये शुरू किया है कि नए लेखकों को इससे कुछ इंस्पिरेशन मिल सके, तो आप नए लेखकों को क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए, उनको क्या कहेंगे? नए लेखक, खुद मैं एक नया लेखक हूँ, तो मैं कोई मतलब डायरेक्शन नहीं दे सकता, मैं एक सुझाव दे सकता हूँ जो मैं खुद हाँ, करता हूँ। बिल्कुल वही सुझाव कि सुझाव। सुझाव ये है कि आप पढ़िए, जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए आप, मैक्सिमम, और बहुत विविध प्रकार का पढ़िए। एक रूटीन नहीं कि हम एक टाइप का पढ़ रहे हैं। आप इस दौर की, पहले के दौर की, प्रेमचंद की, उससे भी पहले की जो कविताएं थी, चाहे आप भक्ति साहित्य पढ़िए, रीतिकालीन काव्य पढ़िए, आप उसके बाद छायावाद पढ़िए। छायावाद की बहुत सी कविताएं हैं, जयशंकर प्रसाद को पढ़िए आप, महादेव वर्मा को पढ़िए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़िए। और जब आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको आपको अंदर से आपका जो मानसिक और ज्ञान ज्ञान में वृद्धि होगी, तो मानसिक विकास जो होगा वो आपको परिपक्व बनाएगा। दूसरा, पढ़िए और लिखिए। क्या लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, बुरा लिख रहे हैं, आप लिखिए। वो तय करना किसी और का काम है।
और आप एक स्तर के बाद खुद महसूस करेंगे कि आपने पहले के दौर से और आज जो लिख रहे हैं उसमें बहुत परिवर्तन आया है। जैसे जैसे पढ़ेंगे सुनेंगे तो जाहिर सी बात है आपके लेखन स्तर सुधरेगा। अब बिल्कुल। फिर जब आपको यह एहसास हो कि नहीं आप काफी अच्छा लिखने लगे हैं, और ये आप तय करने के स्थिति में होंगे जब आपने काफी अच्छा पढ़ रखा होगा, तो जब आपको लगे कि हाँ ठीक है हम अच्छा लिख रहे हैं, तो आप फिर उसको प्रकाशन के लिए जा सकते हैं। तमाम प्रकाशक हैं, आप एक को अप्रोच करिए। कहीं से निगेटिव आना ये मतलब हतोत्साहन नहीं होना चाहिए, आप दूसरे को जाइए, तमाम विकल्प है। और नहीं मतलब ये मेन है कि आप लगे रहिए, जुड़े रहिए। बिल्कुल, हाँ, छोड़ना नहीं है उसको, उसमें उसमें जी लगे रहना। हाँ, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रकाशक हैं जो माफ कीजिएगा, बहुत से ऐसे प्रकाशक हैं जो अलग अलग कहानियों की तलाश में है, अलग अलग तरह की कुछ अलग कहानियों की तलाश में है, नए लेखकों को मौका दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं उन्हें। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक दो प्रकाशक ने मना कर दिया तो आप एकदम कलम रख ही दें। कलम चलती रहनी चाहिए, लिखते रहिए, आज नहीं तो कल जो है वो जरूर अच्छा होगा, तो जरूर छपेगा। और जी। हाँ, अब तो छपने के इतने माध्यम हो गए हैं कि अगर पेपर बैक में आपकी किताब नहीं आ रही है तो आप डिजिटल में बहुत जगह लिख सकते हैं। तो हाँ। हाँ, अमेजन शायद सेल्फ डिजिटल पब्लिशिंग हम्म, का भी बहुत से ऑप्शंस हैं, आप वहां भी जा सकते हैं। तो हाँ, तो बस आपका लिखा हुआ अच्छा होना चाहिए, तो पढ़ने के जी लिए, और हाँ, लोग तो मिल ही जाएंगे। तो अब शिवोम जी, बस मुझे लगता है अभी काफी देर से अभी हैं हम लोग, और नेटवर्क चल गया इतनी देर। तो बहुत अच्छा है, हाँ, ये मेरे यहाँ बड़ी भी। बड़ी हाँ, बात ये बहुत बड़ी बात है, मेरे यहाँ भी लाइट रह गई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पता नहीं आज क्या है। होगा। तो एक एक अंत में चलने से पहले अगर आप अपनी किताब का कोई अंश पढ़ के हमें सुना सकते, तो हम भी थोड़ा जी जी बचपन जी जी लेंगे। जी मैं आपको सुनाता हूँ। अ, इस किताब में इंडिपेंडेंट पैरे तो कम है, बट मैं नहीं, आप आपको कहीं, हाँ, कहीं से भी, वो तो लेखन का स्वाद होता है, कहीं से भी ले लेंगे हम। आप हम मिलकर कभी रंग बिरंगी तितली पकड़ते, तो कभी तीतर ढूंढते। लंबी पूंछ वाली हेलीकॉप्टर तितली के पूंछ में पतला धागा बांधकर पतंग की तरह उड़ाया करते थे। अगर कहीं मधुमक्खी छत्ता बनाती, तो मधुमक्खियों के बाद सबसे पहले ये खबर हमें ही हुआ करती थी। हमें पता होता कि बाग के किस पेड़ के किस घोंसले में किस चिड़िया ने कितने अंडे दिए हैं। हम चिड़िया के द्वारा तिनका तिनका जुटाकर घोंसले बनाने से लेकर बच्चों के साथ फुर हो जाने तक की पूरी यात्रा के प्रत्येक चरण को जिया करते थे। कितनी बार तो घोंसले से नीचे गिर आए चिड़िया के बच्चों को हमने वापस घोंसलों में भी रखा है, और कई बार अनजाने में उनके अंडों को छूकर खराब करने का भी कारण बने। इस तरह की है। नहीं नहीं, अरे ये तो सही बात है, ये मुझे लगता है ग्रामीण परिवेश से आने वाले हर बचपन की कहानी है ये, और आपने इसको लिखा है। तो कौशलेंद्र भाई शायद यही सब पढ़ के इतना इंस्पायर्ड हो गए थे कि उन्होंने कहा कि ऐसा कौन लिख रहा है आजकल, कि जो शिवोम जी ने वो लिखा गांव है। से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हाँ, तो वो बिल्कुल। महसूस कर पा रहे हैं। हम्म। हम लोग चाहे शहर में कितना भी रह लें, वो गांव तो निकलता नहीं है, तो गांव तो बसा हुआ है अंदर। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने वक्त दिया, आप आए, आपने बातें की, और अपने बिजी शेड्यूल में से। और मैं, हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि कोशिश करेंगे कभी कभी, जो मैं कह रहा था आपको, कवि की तरह लेके आऊंगा, यहीं पे बात करेंगे उससे। और अपने दर्शकों से यही कहूंगा कि बस अब आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। और बहुत ही जल्द ये एपिसोड यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और वहां पे भी आप देख सकते हैं, अगर फेसबुक पे बार बार देखने में दिक्कत है तो। और यूट्यूब पे देख सकते हैं, वहां पे ऑथर आलोक कुमार के नाम से। और कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ, शाम को 7 बजे, जहाँ तक मेरी कोशिश है कि शाम को 7 बजे कल फिर एक नए